नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। संभल में जामा मस्जिद के विवाद पर आज विराम लग गया। फिलहाल इस मामले में लोकल कोर्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। न सर्वे रिपोर्ट जारी होगी, न संभल की सिविल डिवीजन कोर्ट इस मामले में कोई आदेश दे पाएगी। जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं करता, तब तक संभल की अदालत इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगी। यह निर्देश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट में संभल की जामा मस्जिद की कमेटी की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने आज कहा कि संभल में भाईचारा, सौहार्द और शांति कायम रहे, यह सबसे ज्यादा जरूरी है और प्रशासन सबसे पहले इसी तरफ ध्यान दे। चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि संभल की कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए और हाई कोर्ट को इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई करनी चाहिए। और जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं कर देता, तब तक संभल की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अदालत फिलहाल इस केस की मेरिट पर कोई कमेंट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संभल के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, मौलानाओं ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं और असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, और आज संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त माहौल कैसा था, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि संभल में जब हालात ठीक हो रहे हैं, शांति है, तो कौन लोग हैं जो माहौल में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं संभल के केस की। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट संभल की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने अर्जेंट हियरिंग के लिए पिटीशन फाइल की थी। प्रेयर यह थी कि संभल की कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का जो एक तरफा आदेश दिया है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, इसलिए कोर्ट इस तरह के मामलों पर तुरंत रोक लगाए। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में अलग से सुनवाई हो रही है, इसलिए इस मामले को उससे नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन संभल में शांति जरूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल होने के 3 दिन के अंदर सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी सरकार संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखे और प्रशासन सद्भाव कायम करने के लिए पीस कमेटीज बनाकर लोगों से बात करे। क्योंकि संभल की कोर्ट में आज ही सर्वे रिपोर्ट जमा की जानी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करने पर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन यह कहा कि सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जा सकती है। रिपोर्ट खोली नहीं जाएगी, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि आज कोर्ट कमिश्नर ने संभल की अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की है। रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, इसलिए उनकी उम्मीद कायम है और वो हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की पिटीशन का जवाब जरूर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि जो जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट आई है, वो हाई कोर्ट अप्रोच करे और 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जब भी याचिका दायर करती है, उसके 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में मामला लिस्ट हो। साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो सील कवर में दाखिल रहेगी कोर्ट के सामने। और साथ ही साथ ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, पीस और हार्मनी मेंटेन रखने के लिए सारे जो स्टेप्स अप्रोप्रिएट है वो लिए जाए। निचली अदालत के फैसले पर किसी तरीके की रोक लगाई गई है? कोई रोक नहीं लगाई गई निचली अदालत के फैसले पे। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी बातें जब वो वाली याचिका की सुनवाई होगी तब आप कहिएगा। मस्जिद कमेटी के वकील को कहा, आज उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कोर्ट ने केस के मेरिट्स पे कोई कमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं किया। अब मैं आपको मुस्लिम पक्ष की बात सुनवाता हूं। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया, खुशी जाहिर की। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, अभी इंसाफ की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। देश के मुस्लिम भाई सब्र से काम लें, भरोसा रखें, अदालत उनके साथ इंसाफ करेगी।
इससे यकीनी तौर पर एक बड़ी राहत मिली है और जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि और निचली अदालत को ये हिदायत दी है कि संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में कोई भी निर्णय और फैसला ना किया जाए और मस्जिद साइट को हाई कोर्ट जाने की भी हिदायत दी है और हर हाल में संभल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया है, रखने का ऑर्डर दिया है। इससे सभी को एक बड़ी राहत मिली है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये मामला इंशाअल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। तो लिहाजा संभल के आवाम से एक बार फिर से ये अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और मुल्क की अदालतों पर और मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से यकीन रखें, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल की हिंसा के केस में एक्यूज्ड हैं, लेकिन आज वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नजर आए। जियाउर रहमान बर्क ने कहा, अब संभल हिंसा की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और संभल में तैनात अफसरों के रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए उन अफसरों को हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से हिंसा की जांच कराई जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती, उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए। अधिकारियों को हटाने की मांग को बीजेपी सांसद बृजलाल ने समाजवादी पार्टी का कुतर्क बताया। बृजलाल ने कहा कि यूपी की योगी सरकार बिल्कुल साफ नीयत के साथ काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों और अपराधियों को बढ़ावा देती रही है। वो किस मुंह से नाइंसाफी की बात करते हैं? लगता है कि जो जज साहब जो हैं जिसको कमिश्नर ने अपॉइंट किया है ये सब कुतर्क है और जुडिशियल इंक्वायरी चूंकि यूपी गवर्नमेंट की नीयत साफ है इसलिए इन्होंने साफ किया और वो बातें साफ आ जाएगी। और मैंने कहा ना, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो आतंकवादियों को मुकदमे वापस ले, जो इतने बड़े अपराधी को जिसको यूपी में पाला समाजवादी पार्टी ने, वो तो इस टाइप की कुतर्क अपना करते रहे। नेताओं की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी पार्टी की लाइन है, उसके मुताबिक वो रिएक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि संभल में अब पूरी तरह शांति है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए थे। जामा मस्जिद के चारों तरफ 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। मस्जिद कमेटी ने भी अपनी तरफ से वॉलंटियर्स लगा रखे थे। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय सिंह, संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार खुद गश्त लगा रहे थे। मस्जिद में नमाज पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए अच्छी खासी संख्या में नमाजी मस्जिद में पहुंचे, सुकून से नमाज पढ़ी, इबादत की और शांति से वापस चले गए। मस्जिद से निकले लोगों ने प्रशासन के इंतजामात पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। बहुत सुकून के साथ नमाज हुई, बढ़िया, कोई परेशानी की बात नहीं है कहीं भी। सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ यहाँ पर हुआ, गाड़ियों में आग लगी, 4 मौतें हुई, क्यों हुआ ऐसा, क्यों उपद्रव हुआ? दुखद है वो तकलीफ दे है जो भी कुछ था। बहरहाल ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सुकून के साथ जिंदगी सबसे बढ़िया रहती है। प्यार मोहब्बत के साथ, आपसी भाईचारे के साथ रहें, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अदालत का जो भी फैसला है मान्य है, कोई बात ही नहीं है, माननीय अदालत है, कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। अच्छे से नमाज हुई, शांतिपूर्ण तरीके से हुई। प्रशासन ने भी काफी अच्छा इंतजाम किया था, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। व्यवस्था वगैरह ठीक थी? अच्छी थी व्यवस्था। जिस तरीके से पहले से अपील की जा रही थी कि सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से लोग अफवाहें ना फैलाएं, ये सब ना करें, जो हिंसा हुई थी, जो हिंसा हुई उसको आपको लेकर क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि हिंसा क्यों हुई? बिगड़ जाता है माहौल, किसी बात को लेके मस्जिद
के जाने को सर्वे को लेके लोगों में अफवाह थी, लोग जाना चाह रहे थे, प्रशासन ने नहीं जाने दिया। इसकी वजह से माहौल में काफ़ी तब्दीली आई। दुखद तो बात है ही, 4 लोग जान से अपनी चले गए, शहर का माहौल बिगड़ा, देश में पूरी अफरा तफरी। नमाज ठीक हुई है, नमाज अच्छी हुई। 3-4-5 दिन से जो तनावपूर्ण माहौल था, अभी आप लोगों का किस तरीके से माहौल है? क्या दुकानें वगैरह खुल रही है? शांति से माहौल सब खुल जाएंगे, दुकानें ठीक है, माहौल लगता है देखिए माहौल ठीक है, नमाज ठीक अच्छे से हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाकर बिल्कुल सही निर्देश दिया, क्योंकि संभल के सिविल जज ने जिस तेजी से सर्वे का आदेश दिया था, कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे करने में जितनी जल्दबाजी दिखाई थी और प्रशासन ने जिस तरह जल्दबाजी में सर्वे का इंतजाम करवाया, उससे लोगों के मन में शक पैदा हुआ। इसलिए सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर तो रोक लगना एक अच्छा फैसला है। अब मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में अपील का मौका मिलेगा। दोनों पक्ष हाई कोर्ट के सामने अपनी दलील रखेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला कर पाएगा। इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बात को दी कि संभल में शांति स्थापित हो। संभल में पिछले 5 दिन से टेंशन थी, लेकिन कहना पड़ेगा कि प्रशासन की कोशिश और संभल के आम लोगों के सहयोग से तनाव खत्म हुआ है। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही उम्मीद जताई है, लेकिन मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कुछ मौलाना माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में जुमे के नमाज के बाद जो तकरीर हुई, उसमें शाही इमाम अहमद बुखारी ने बाबरी मस्जिद से लेकर संभल, बदायूं और अजमेर के सारे मामलों का जिक्र कर दिया। अहमद बुखारी ने कहा, आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान के जहन में यह सवाल है कि उनको अपने मजहब को मानने की आज़ादी मिली रहेगी या नहीं, मदरसे और मस्जिदें महफूज रहेंगे या नहीं। शाही इमाम ने कहा, फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए संभल में जो रिएक्शन हुआ वो नेचुरल था। पुराने तरीके से पहला सर्वे कराया गया, लेकिन फिर 2 दिन बाद दोबारा सर्वे बिना अदालत की इजाजत के किया गया। इत्तलात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह ऑर्डर किया दूसरे सर्वे का। सुबह नमाज फजर के वक्त टीम वहां पहुंचती है। अगर टीम में सिर्फ सर्वे से मुताल्लिक अराकीन होते तब भी हमें समझ आ जाता, लेकिन उसके साथ गैर मुताल्लिक लोगों का नारे लगाते हुए मस्जिद में दाखिल होना इस बात का सबूत है कि नियत सर्वे की कम, दंगे की ज्यादा थी। अवाम का इस पर गुस्सा होना, एहतजाज करना फितरी था। इसके बाद हालात बिगड़ते गए, गोलियां चली, हलाकतें हुई, 5 नौजवान बच्चे लुक़मा अजल बन गए। इसके बाद इमाम बुखारी ने राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मुसलमानों के खिलाफ फैसला आया है, उसके बाद से ही मस्जिदों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। जहां देखो वहां मस्जिद के सर्वे होने लगे और अब तो बात अजमेर की ऐतिहासिक दरगाह तक पहुंच गई है। शाही इमाम ने कहा, आज देश में संविधान को रौंदा जा रहा है, कानून के राज को चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री को आगे आकर दोनों समुदायों से बात करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के वजीर आजम नहीं हैं। आईन को जिस तरह से इस मुल्क में रौंदा जा रहा है, कानून की बालादस्ती को खत्म किया जा रहा है, उससे हिंदुस्तान की अक़लियतों में बिलउमूम और मुसलमाना ने हिंद में बिलखुसूस साबिक़ा चंद सालों में एहसास की महरूमी पैदा हुई। क्या मजहबी आज़ादी रहेगी? क्या हम सड़कों पर महफूज चल सकेंगे? औरतों की इज्जतें महफूज रहेंगी? बाजारात और मसाजिद महफूज रहेंगे?
ये एक सवाल है जो गर्दिश कर रहा है हिंदुस्तान के आवाम के जहन में। वजीर आजम खुद ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूं, और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब है। वजीर आजम, मैं आपसे मुखातिब, इसको रोकना, मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ जाने से रोकना, वजीर आजम ये आपकी जिम्मेदारी। ये दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब थे। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। मुंबई में भी जुमे के नमाज के बाद जो तकरीरें हुई, उनमें संभल की हिंसा का हवाला देकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद कमेटी के सदर मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा कि सिर्फ संभल और अजमेर ही क्यों, ताजमहल और लाल किले के नीचे मंदिर होने का दावा क्यों नहीं किया जाता। एजाज कश्मीरी ने कहा, बाबरी मस्जिद को तो जबरदस्ती ले लिया गया, पर अब मुसलमान जान दे देंगे, किसी मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। हम तो समझ रहे हैं कि अदालतें जिस तरह से फैसला दे रही हैं सर्वे के ताल्लुक से, और जो एप्लीकेशन कबूल कर रही है, दरखास्तें कबूल कर रही हैं, ऐसा लगता है कि अदालतें किसी की बांदी हैं, कनीज गुलाम है, आका जो हुक्म दे रहा है वो हो रहा है। ये चंद चूचू के मुरब्बे पैदा हुए हैं, अंडे में से बच्चे निकले हैं, इनको पता चल गया 800 साल से दरगाह शरीफ थी। मैं कहता हूँ सबसे पहले याचिका दाखिल करना चाहिए ताजमहल के खिलाफ। कोई किताब में होगा कि वहां पर भी कोई मंदिर रही होगी, ताजमहल क्यों नहीं बनाने की तैयार है, वहां क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मालूम है कि उसका मुसलमानों से कोई मामला नहीं है, और वहां से पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, और मुगलों की बनाई हुई चीज है ना, मुगलों ने बनाया। मुगलों के नाम पे वो बहुत जालिम जाबिर लोग थे, तो उनके नाम से रोड बदलने के बजाय वो ताजमहल उठा के फेंक देना चाहिए। हम तैयार है साथ देने के लिए, करें ना। मुगलों की निशानी, अरे मुगल भगा दिए गए यहाँ से, और प्राइम मिनिस्टर उनके नाम पे बने हुए लाल किले से झंडा ले रहा है। उससे नेस्तो नाबूद करो लाल किले को, वहां मंदिर बनाओ और उस पर झंडा लगाओ, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जाए। हम तो चाहते हैं, खाली मुसलमानों की मस्जिद और दरगाह दिखती है, खाली मजहब के नाम पर सियासत करना है और मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी साबित करना है, और एक तरफ झूठी जमहूरियत का नाम दुनिया में लेना है कि सबसे बड़ी सेकुलर और जमहूरियत पसंद मुल्क हम हैं और हमारे वहाँ इंसाफ होता है। ये नाटक बंद करें, जो सच्चाई है उस सच्चे चेहरे के साथ सामने आए। कोई भी फैसला दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे, हम अब कोई फैसले को कबूल करने को तैयार नहीं है। आप में ताकत है, दादागिरी से मार पीट के ले लो, जिसे 7 बच्चे शहीद कर दिए, हमें भी शहीद कर दो, लेकिन हम सुबह कयामत तक जिसे बाबरी मस्जिद की जगह को हम जमीन मस्जिद मानते थे, आज भी मानते हैं, और हम कभी किसी मस्जिद से दस्तबरदार होंगे नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद तो ये थी कि कोई मौलाना आग में घी का नहीं बल्कि पानी डालने का काम करेंगे। उम्मीद ये भी थी कि वो नौजवानों को भड़काने का नहीं, शांत रखने का काम करेंगे। लेकिन इमाम बुखारी, मौलाना एजाज कश्मीरी के बयान इसके बिल्कुल उलट हैं, और ये ठीक नहीं है। ज्यादातर मौलाना, उलेमा और इस्लामिक स्कॉलर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों से सब्र से काम लेने को कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जिन मौलानाओं को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, उन्हें पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता शशि थरूर की बात सुननी चाहिए। शशि थरूर ने कहा, 21वीं सदी में जब दुनिया चांद सितारों पर जाने की बात कह रही है, तब हम मंदिर मस्जिद के विवादों को लेकर झगड़ा करें, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, नौजवानों के लिए अच्छा नहीं है। शशि थरूर ने कहा, वैसे तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाने चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई विवाद है तो उसे कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का मौका है। हम अभी 21वां शताब्दी में 15 या 16 शताब्दी के विषय पे ऐसे लड़ाई लड़के हमारे देश के लिए क्या गुण होने वाला है। इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है, जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। आपको पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत पे हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करे कि अंत में
जो बंद है बंद रहने दो, और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। शशि थरूर ने ठीक कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। असल में नए विवाद खड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, और वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने की जरूरत भी नहीं है। जगह जगह मजार बनाने की जरूरत भी नहीं है। दोनों तरफ के लोगों को सब्र से काम लेना होगा और शरारत करने वालों को रोकना होगा। शाही इमाम की बात सही है कि कुछ लोग मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इसके लिए बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोष देकर उन्होंने भी तो चिढ़ाने का काम किया, भड़काने का काम किया। वो भूल गए जब ये फैसला आया था तब हिंदू संगठनों ने कितने संयम से काम लिया था, किसी को नहीं चिढ़ाया था, और लोगों को जोश दिखाने से रोकने में आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने संभल के मामले में समझदारी का फैसला सुनाया, सुनवाई करने में देर नहीं की। इसलिए सबको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए और अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए। आज जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने खूब उत्पात मचाया। जुमे की नमाज के बाद हिजबुत तहरीर, हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता चटगांव के हिंदू बहुल ठाकुर गांव, कोतवाली और टाइगर पास मोहल्लों में घुस गए। कट्टरपंथियों ने पहले इस्कॉन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद इस्लामिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाना शुरू किया। हिंदुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही। इसके बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो चटगांव में फौज को तैनात करना पड़ा। आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी इस्कॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हिफाजत इस्लाम संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन के खिलाफ मार्च किया, इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, इस्कॉन एक आतंकवादी हिंदू संगठन है, इस पर बैन लगना चाहिए और इस्कॉन के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देना चाहिए। इस्कॉन ने हमारे भाई अंजेन मोहम्मद और अलेफ भाई की हत्या कराई, इसलिए इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर हिफाजत इस्लाम और आम लोगों के झंडे तले पूरे बांग्लादेश में लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते आए, लेकिन ये लोग हमारा सांप्रदायिक सौहार्द तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्कॉन एक उग्रवादी हिंदू संगठन का काम कर रहा है। उसकी करतूतों से हमारे भाई लोगों को दुख पहुंचा है, हमारे साथियों की मौतें हुई। ये हमारी परंपराओं पर आघात है। इसलिए हम सब आज ये सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन करके ऐलान किया है कि इस्कॉन पर जल्दी से जल्दी पाबंदी लगाई जाए। वहीं इस उग्र हिंदूवादी संगठन के लोगों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे। हम लोग आम जनता है, हम साधारण लोग हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के 17 मेंबर्स के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनमें इस्कॉन के गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय दास का अकाउंट भी है। बांग्लादेश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस्कॉन मेंबर्स के बैंक अकाउंट्स को 30 दिन के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है और इन खातों से हुए सारे लेन देन का डेटा मांगा गया है। बांग्लादेश सरकार के इस कदम पर इस्कॉन ने दुख जताया। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने कहा, लोगों को रोज का खर्च चलाने के लिए भी बैंक से पैसे निकालने होते हैं। अकाउंट फ्रीज होने से इस्कॉन के मेंबर्स को तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि अगर एक कोई भी सोसाइटी या मंदिर फंक्शन करता है तो वहाँ साधु सन्यासी रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर वो पैसा ही बैंक फ्रीज कर दिया है तो वो लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे और कैसे अपनी दिनचर्या करेंगे। इवन जो भगवान का जो भोग लगता है उसके लिए भी खर्च होता है। तो अगर आप जो बता रहे, आपके ही माध्यम से पता चला कि फ्रीज किया है, तो ये बहुत ही दुखद है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन हुए। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के वर्कर्स ने कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म रोकने की मांग की। इंडियन सेक्युलर फ्रंट फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। हालांकि आज के प्रोटेस्ट में अब्बास सिद्दीकी और उनके विधायक पीरजादा नौशाद सिद्दीकी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पार्टी के दूसरे वर्कर्स ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन जाकर अपनी मांगों का एक लेटर सौंपा। बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की हिफाजत करने की मांग की। इनके अंदर जो है सबसे बड़ा टेररिस्ट ये लोग है। क्या लोग ये बांग्लादेश हाई कमिश्नर में जितना आदमी इधर बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश में दंगा लगा के बांग्लादेश में मेरे भाइयों के ऊपर हंगामा करके और वो लोग इधर ठंडा घर में बैठे हुए हैं। क्या हिम्मत है उनका कि वो चाहता तो 1 मिनट में बांग्लादेश में पूरा ये बंद हो जाता है। ये झूठ झमेला, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये बंद हो जा रहा है, लेकिन ये लोग इधर ठंडा घर में रूम में बैठे हुए हैं। ये जो सिचुएशन है, जैसे कि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो अगर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इसके बीच कोई तनाव होगा तो उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल हो या फिर इंडिया हो या फिर श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, जहाँ पर भी माइनॉरिटीज जो है उनका जो राइट्स है वो राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। बड़ी बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस मामले में दखल देने की मांग की। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि इस्कॉन जैसे शांतिप्रिय संगठन को आतंकवादी संगठन बताकर लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज लूटी जा रही हैं, ये बंद होना चाहिए। ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन ने कहा बांग्लादेश बनाने में ब्रिटेन ने भी मदद की थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वो हिंदुओं के रक्षा के लिए बांग्लादेश की सरकार से बात करें। स्पीकर महोदय, इस समय इस्कॉन जो भक्त वेदांता के नाम पर मठ चलाती है, जो देश की सबसे बड़ी हिंदू संस्था है, बांग्लादेश में उनके आध्यात्मिक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मकान और मंदिर जलाए जा रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। आज बांग्लादेश के हाई कोर्ट में ये कोशिश की गई कि वहां इस्कॉन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये हिंदुओं पर सीधा हमला है। भारत के लिए यह खतरा है और उसको कदम उठाने होंगे। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने बांग्लादेश बनाने में योगदान दिया था। बांग्लादेश में सत्ता में जो भी परिवर्तन हुआ हो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज हमारी पार्लियामेंट में भी ये इशू उठा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के मेंबर राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चर्चा की मांग की, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई अड़चन हो गई। बांग्लादेश का मुद्दा लोकसभा में भी उठाया गया। बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर ने विदेश मंत्रालय से पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। इसके लिखित जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार ने हिंदुओं की स्थिति पर बांग्लादेश की सरकार से बात की है और हिंदुओं को पूरी सुरक्षा देने को कहा है। जयशंकर ने कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी वहां की इंटरिम गवर्नमेंट की है और सरकार को उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार फिक्रमंद है, क्योंकि वहां पर जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तभी से कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा उन्हें उम्मीद है बांग्लादेश की अदालत संत चिन्मय दास के साथ न्याय करेगी। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एंड स्ट्रांगली रेज्ड भारत ने बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले और उसको नुकसान पहुंचाने के मसले को लगातार उठाया है। इस मामले पर हमारा रुख एकदम साफ है कि अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों की हिफाजत की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम बांग्लादेश में कट्टरपंथी बयानबाजी और हिंसा की घटनाओं में इजाफे से चिंतित हैं। ऐसी घटनाओं को सिर्फ ये कहकर नहीं खारिज किया जा सकता कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है।
जहां तक इस्कॉन की बात है तो उसे दुनिया भर में अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए जाना माना जाता है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता बरती जाएगी। in a fair, just and transparent. बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर भारत सरकार चिंतित तो है। कल शाम अमित शाह, अजय डोवल और एस जयशंकर की इस मामले पर एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन मामला दूसरे देश का है, पड़ोसी मुल्क का है। इससे सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल का सहारा लिया जा सकता है, सिर्फ बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के प्रेशर में है, उनसे डरती है। जिस तरह से हिंसा पर उतारू भीड़ ने शेख हसीना को हटाया, उसके बाद सब भीड़ से डरते हैं। अब सरकार पर कंट्रोल होने के बाद जमात इस्लाम और हिफाजत इस्लाम से ऐसे संगठन हैं जो हिंसा पर उतारू हैं। उन्हें न पुलिस का डर है, न फौज का, और न ही उन्हें बांग्लादेश की इमेज की परवाह है। इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन्हें रोकने में वक्त लगेगा। अब रुख करते हैं अपने देश की सियासत की खबरों का। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सब पूछ रहे हैं, क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं? क्या एकनाथ शिंदे कोई मांग कर रहे हैं? कल अमित शाह के घर जो रात को मीटिंग हुई, उसके बाद कोई ऐलान क्यों नहीं हुआ? हालांकि कल यह तय हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। 2 या 3 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग होगी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। यह भी तय हो गया कि अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, यह उन्होंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि मंत्रालयों के बंटवारे पर फैसला फाइनल नहीं हो सका था। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा था कि आज मुंबई में महायुति की बैठक होगी, सब तय हो जाएगा। इसमें नई सरकार के पूरे स्ट्रक्चर पर चर्चा होगी और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन आज एकनाथ शिंदे अचानक मुंबई से अपने होम डिस्ट्रिक्ट सतारा चले गए। अगले 2 दिन तक वो अपने गांव में रहेंगे। शिंदे अब संडे की शाम को मुंबई लौटेंगे और उसके बाद रविवार की रात 8 बजे महायुति की बैठक हो सकती है। इस मीटिंग में मंत्रालयों के बंटवारे पर फाइनल बात होगी। हालांकि बताया गया कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है, उनके गांव में अमावस्या की खास पूजा होनी है और वो बीमार होने के बावजूद पूजा में शामिल होने के लिए गांव गए हैं। लेकिन असली खबर यह कि शिंदे नाराज हैं, इसलिए वो मुंबई से सतारा गए हैं। शिंदे की नाराजगी किस बात पर है? उनकी कौन सी ऐसी डिमांड है जो पूरी नहीं हो सकी? इस पर जानकारी के लिए हम मुंबई चलते हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, आज क्या जानकारी आपके पास? क्या शिंदे नाराज हैं, और अगर वाकई में नाराज हैं तो नाराजगी की वजह क्या है? जी रजत जी, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेताओं से मैंने बात की और विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है कल की बैठक में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद देना चाहती है, लेकिन शिंदे ये चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के साथ गृह विभाग उनकी पहली पसंद है। जो डिपार्टमेंट देवेंद्र फडणवीस के पास रहा है उप मुख्यमंत्री रहते हुए, और वही डिपार्टमेंट उनको चाहिए उप मुख्यमंत्री पद अगर उनको मिलता है तो। लेकिन इसके अलावा उनको शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी चाहिए। और जो बीजेपी के बड़े नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि बीजेपी गृह विभाग पर कोई समझौता करना नहीं चाहती है। हालांकि बीजेपी उन्हें शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार है। शिंदे आज 4 बजे अपने गृह डिस्ट्रिक्ट जो गए सातारा गए हैं, लेकिन उसके पहले चाहे दीपक केसरकर हो, शंभूराजे देसाई, उदय सामंत जो कल अमित शाह के साथ उनके घर पर मौजूद थे बैठक के दौरान, या फिर भरत गोगोले और अन्य कई सारे विधायक आज एकनाथ शिंदे से मिले और उन्होंने एकनाथ शिंदे से यही कहा कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस की तरह सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। यही बात वो उनको समझाते रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनको ये कहा कि 2 दिन वो अपने गांव जा रहे हैं और उसके बाद आने के बाद वो निर्णय करेंगे। जो बीजेपी के बड़े नेता है, जो बीजेपी के बड़े सूत्र है, ये हमें कह रहे हैं कि जब शिंदे गांव से लौट आएंगे तब उनके साथ बातचीत होगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि बीजेपी उन्हें शहरी विभाग
शहरी विकास विभाग जैसा, अर्बन डेवलपमेंट जैसा मंत्रालय देने के लिए राजी है तो इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। और इसीलिए जो है अब 5 दिसंबर को जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण का एक नई तारीख जो है निश्चित की गई है और जगह भी निश्चित की गई है। और उनका कहना है कि सब कुछ जो है सेट हो जाएगा, अजित पवार के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिंदे के साथ इस मुद्दे पर अगर दिक्कत है तो उसको भी सुलझा लिया जाएगा और फिर से दिल्ली जाने की कोई नौबत नहीं आएगी। जी रजीत जी, सचिन चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपने बताई है, जो सस्पेंस था उसको आपने क्लियर किया है। तो रोज की तरह सचिन चौधरी की यह खबर भी पक्की है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के साथ साथ होम मिनिस्ट्री चाहते हैं। न मिलने पर थोड़ी बहुत नाराजगी जता रहे हैं। वो भी जानते हैं कि 1-2 दिन नखरे कर सकते हैं, लेकिन वो इसको ज्यादा देर नहीं चलाएंगे। अब यह बात निश्चित है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह भी स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे ने भारी मन से इस बात को स्वीकार किया है। चीफ मिनिस्टर रहने के बाद किसी के लिए भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना आसान नहीं होता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह करके दिखाया था। सामने एक एग्जाम्पल है, प्रेसिडेंट है, इसलिए शिंदे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अमित शाह शिंदे को साफ साफ बता चुके हैं कि होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर फडणवीस के पास ही रहेगी और उम्मीद है कि शिंदे 1-2 दिन में मान भी जाएंगे। फडणवीस की कोई जल्दी नहीं है। 30 और 1 तारीख को अमावस्या है। फडणवीस इन सब बातों को मानते हैं। वो इन 2 दिनों में कोई बड़ा काम नहीं करना चाहते और लगता है कि 2 तारीख तक सब तय हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता चुन लिए जाएंगे और 5 तारीख को नई सरकार का गठन होगा। बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस महाराष्ट्र में हार की समीक्षा कर रही है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नेताओं से खरी खरी बात की। खड़गे ने कहा कि जहां जहां इलेक्शन हुए हैं वहां इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर और झारखंड में सहयोगी दलों की सरकार भी बनी, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहां भी बिलो एक्सपेक्टेशन रहा। खड़गे ने कहा, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है तो फिर 5 महीने के बाद असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की हालत खराब क्यों हुई, इस पर विचार करने की जरूरत है। खड़गे ने कहा, हकीकत यह है कि पार्टी में गुटबाजी और एक दूसरे के खिलाफ नेताओं के बयानबाजी ने चुनावों में नुकसान पहुंचाया। खड़गे ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन कांग्रेस इस माहौल का फायदा क्यों नहीं उठा पाती, इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो रेजोल्यूशन पास किए हैं उसमें ईवीएम के मुद्दे को भी शामिल किया गया है और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा भी कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में हार को एनालाइज करेगी, लेकिन साथ साथ बैलेट से चुनाव कराने की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन भी शुरू करेगी। इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेस हैपेंड। इन चुनावों में गड़बड़ी के मामले बढ़े हैं। हम हरियाणा में एक टेक्निकल टीम भेज चुके हैं और हम इसे महाराष्ट्र में भी भेज रहे हैं। ये टीम बूथ लेवल पर जाकर ऐसे मामलों का गहन विश्लेषण करेगी। हम गहनता से इसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण 2 स्तर पर किया जाएगा, पहला राजनीतिक और दूसरा तकनीकी। हम आखिरी नतीजे तक पहुंचेंगे और जैसा हमने अपने प्रस्ताव में कहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उसका मतलब है कांग्रेस ने खुद अपनी पूंछ में आग लगाई। लोकसभा चुनाव के बाद जो एडवांटेज मिला था उसको खो दिया। पार्टी के नेता आपस में लड़ते रहे और हरियाणा और महाराष्ट्र में एक दूसरे को हरा दिया। लेकिन खड़गे ने जो दूसरी बात कही वो और भी खरी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता ऐसे इश्यूज उठाते रहे जिनका लोकल पब्लिक से सरोकार नहीं था। खड़गे ने पूछा कि नेशनल इश्यूज के दम पर, नेशनल नेताओं के दम पर कैसे चुनाव जीतोगे? असल में नेशनल इश्यूज तो नेशनल लीडर राहुल गांधी ने उठाए थे। संविधान की बात की, अंबानी अडानी की बात की, लोकल इश्यूज का कभी कभार जिक्र कर दिया। अब कहना मुश्किल है कि क्या खड़गे का इशारा इसी तरफ था। मोटी बात यह कि पब्लिक में कांग्रेस के लीडर ईवीएम को दोष दे रहे हैं, अपनी हार का ठिकरा इलेक्शन कमीशन के सिर पर फोड़ रहे हैं। आज रेजोल्यूशन में भी यह बात कही गई, लेकिन जब बात पार्टी के अंदर हुई तो खड़गे ने असलियत बयान कर दी।
सच तो यह है कि खरगे ने जो कहा पार्टी के सारे नेता अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। कांग्रेस के नेता अब ईवीएम का बहाना बना रहे हैं। ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग को लेकर आंदोलन चलाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस की इस कोशिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया। मोदी आज 3 दिन के दौरे पर उड़ीसा पहुंचे हैं। आज भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, उड़ीसा से जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी जारी है। देश के लोग बीजेपी के विकास के एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब सावधान रहने की जरूरत है। मोदी ने कहा, जो पार्टियां किसी भी कीमत पर सत्ता में आने के लिए आतुर हैं, वो चुनाव में हार के बाद देश के लोगों को गुमराह करने के अभियान में जुट गई हैं। इन कोशिशों को नाकाम करने की जरूरत है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले 1 दशक से वो खो चुके हैं। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। मैं तो आप भी तो देखते होंगे ना, 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। कांग्रेस के बारे में, ईवीएम के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर आप मोदी की बात डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कल रात 10 बजे हमारा स्पेशल शो जरूर देखिए। हजारों लोग थे, मोदी मोदी की गूंज थी, मुश्किल सवाल थे, पर नरेंद्र मोदी ने हर प्रश्न का जवाब बेबाकी से दिया और उस सवाल का जवाब दिया जो आपके मन में है। हजारों पब्लिक के बीच रजत शर्मा के सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब। इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। लखनऊ में आज बीजेपी ने असेंबली सीटों के बाई इलेक्शन में मिली शानदार जीत का जश्न मनाया। बाई इलेक्शन में जो विधायक जीत कर आए उन्होंने विधानसभा की मेंबरशिप की शपथ ली और फिर बीजेपी के कार्यालय में नए विधायकों का स्वागत हुआ। इस समारोह में सबको इंतजार था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात का। योगी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे तो इसी तरह जीतेंगे। योगी ने कहा, जिन इलाकों को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती थी उन इलाकों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। योगी ने कहा, बाई इलेक्शन के नतीजों का मैसेज क्लियर है, 2027 में यूपी में बीजेपी की जोरदार वापसी होने वाली है।
जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम की सुखद अनुभूति ऐसे ही होती है जैसे 2024 के उपचुनाव ने हम सबके सामने कराया है। करहद में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी 2022 में और 67 से 68 हजार की थी और आज वह घटते 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 13 से 14 हजार पे आ गई है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये इशारा करता है कि 2027 में भी वहां कमल खिलने वाला है। बहुत मजबूती के साथ हमारा प्रत्याशी वहां लड़ा था, बहुत मजबूती के साथ, और उस मजबूती में अगर हम लोग भी उसी मजबूती के साथ, एक कंफ्यूजन जरूर रहा, अरे यहां कुछ हो पाएगा, लेकिन सचमुच मानना पड़ेगा वहां के कार्यकर्ताओं को। आप अनुमान करिए 67 और 70 हजार से कम करते हुए आप यानी 1/5वां भाग तक ही उसको सीमित कर दे, ये चीजें दिखाती है कि आपके लिए अवसर है वहां पर। मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। अब तक अखिलेश यादव बार बार दावा करते हुए सुनाई देते थे कि वो 2027 में आ रहे हैं। आज योगी ने ऐलान कर दिया कि बाबा कहीं नहीं जा रहे, 2027 में वो फिर आएंगे, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। योगी ने अपने लोगों को अभी से चुनाव की तैयारी करने को कहा। इसका मैसेज साफ है, लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास में मारे गए, अब कोई चांस नहीं लेना। अब मैं आपको दिखाता हूं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा की संपन्न होने का नजारा। हजारों श्रद्धालुओं के साथ धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर से करीब 160 किलोमीटर पैदल चलकर आज ओरछा पहुंचे। ओरछा में बाबा बागेश्वर ने राम राजा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हुआ। क्योंकि आज यात्रा का समापन समारोह था, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत बड़े बड़े साधु महात्मा ओरछा पहुंचे थे। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आज तो सिर्फ एक पद यात्रा संपन्न हुई है, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए देश भर में पद यात्रा निकालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। बाबा बागेश्वर ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो कल भारत में भी हो सकता है, इसलिए भारत के हिंदुओं को संभल जाना चाहिए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को जगाने की बात पहले भी की है। वो हिंदू राष्ट्र की बात हमेशा कहते रहे हैं, लेकिन इसके लिए पदयात्रा उन्होंने पहली बार निकाली है। बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री पर लोगों की भारी श्रद्धा है। उन्हें देखने सुनने के लिए आने वाली भीड़ इसका प्रमाण है। अच्छी बात यह कि वो अपनी बात शालीनता से कहते हैं, भावनाओं को भड़काते नहीं हैं और लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात समझा देते हैं।